नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। इकतीस जुलाई की रात 8 बजे से 5 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जिले में रहेगा लॉकडाउन। जिले में फिर फूटा कोरोना बम, 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले। उकवा बना जिले का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जोन। डेंजर रोड बचाव समिति ने कलेक्टर से की पेड़ नहीं काटने पर चर्चा, जताई आपत्ति। आर्थिक तंगी से जूझ रहे गर्राबाज डिपो के मजदूर, 6 महीने से नहीं मिली मजदूरी। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जुलाई को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 14 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि 29 जुलाई को कुल 16 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट जिला चिकित्सालय बालाघाट के ट्रू नॉट लैब से प्राप्त हुई है। ये दोनों मरीज वारासिवनी के हैं और पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। 14 मरीजों की रिपोर्ट आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त हुई है। इसमें एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम घोटी घुसमर्रा का है, जो हैदराबाद से 26 जुलाई को वापस आया था। एक मरीज बिरसा तहसील के ग्राम बंजारी टोला का है, जो भोपाल से 25 जुलाई को वापस आया है। एक मरीज वारासिवनी का है, जो भोपाल से 23 जुलाई को वापस आया है। एक मरीज कटंगी तहसील के ग्राम सिंगोड़ी का है, जो नागपुर से आने के बाद वारासिवनी के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गया था। एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम भरवेली का है, जो 25 जुलाई को भोपाल से आया है। और एक मरीज ग्राम चरेगांव का है, जो 27 जुलाई को नागपुर से वापस आया है। 7 मरीज परसवाड़ा तहसील के ग्राम छपरवाही के हैं, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए छपरवाही के टैक्सी ड्राइवर के संपर्क में आए थे। एक मरीज उकवा का है, वह भी छपरवाही में टैक्सी ड्राइवर के संपर्क में आया था। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन सभी 16 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। अब तक बालाघाट जिले में कुल 130 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 74 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 56 मरीजों का उपचार जारी है। 23 जुलाई की सुबह जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर लामता पंचायत में एक नाबालिग ने स्वयं को आग के हवाले कर लिया, जिसकी बहुत अधिक जलने की वजह से मौत हो गई। मृतिका के मां ने बताया कि सुबह 6 बजे जब वे सो रहे थे, अचानक बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। जब उन्होंने देखा कि बेटी आग की लपटों से घिरी हुई है, आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, इस बात की उन्हें भी जानकारी नहीं है। सवेरे उठे तो हम भी सब सोए हुए थे। हमने ध्यान नहीं दिए, संडास के दरवाजे और मिट्टी तेल डाल के अपने आप को जला लिए। सवेरे 5-6 बजे कोई कारण नहीं, कुछ भी नहीं। कोई टेंशन वगैरह नहीं, कोई टेंशन नहीं। लालवारा मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बगदई के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेलवा के समीप से गुजरी वैनगंगा दूटी नहर में 29 जुलाई को प्रातः लगभग 5 बजे पिहरी लाने के लिए जंगल गए सेलवा निवासी 50 वर्षीय कृषक साहेबलाल पिता उमेंद्र दमाहे जाति लोधी का अचानक पैर फिसलने से गिरकर पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक साहेबलाल दमाहे व उसका साथी मनोली लारे बुधवार को सुबह पिहरी लाने के लिए जंगल में मोटरसाइकिल से गए थे, जो ढूटी नहर से होते हुए जंगल के समीप पहुंचे, लेकिन जंगल में मोटरसाइकिल नहीं जाने से मन्नू नहर के समीप मौजूद कटान में मोटरसाइकिल रखने के लिए चला गया और साहेबलाल नहर में ही रुक गया। जब मोटरसाइकिल रखने के बाद मन्नू वापस आया तो साहेबलाल वहां पर नहीं था, जिस पर मन्नू के द्वारा यह सोचा कि साहेबलाल पिहरी के लिए जंगल की ओर चला गया होगा। जिसके पश्चात मन्नू करीब 1 घंटे तक जंगल में उसे खोजते रहा, लेकिन साहेबलाल कहीं उसे दिखाई नहीं दिया। इस पर उसके द्वारा गांव में आकर सूचना दी गई। इसके पश्चात ग्रामीणों के द्वारा नहर में पतासाजी करने का प्रयास किया गया, जिसमें ग्राम मेरे गांव में स्थित पुलिया में जाल लगाकर शव को तलाशा गया, परंतु नहर में पानी अधिक होने की वजह से शव को बरामद करना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए सूचना देकर ढूटी बांध से पानी रोका गया। नहर में पानी कम होने के बाद देर रात्रि 11:30 बजे बबरिया व घोटी के मध्य नहर से शव बरामद किया गया। ये पिहरी के लिए गए थे, एक गाड़ी को रखने के लिए है, तो उनका साथी वाला आगे गाड़ी ढकेलने गया ये है, तो उसको बोले कि तुम वहाँ नहर के वो किनारे में रुके रहो। तो
उतने आते में उसके गाड़ी ढकलने के आने के पहले ही वे लोग हैं तो वहाँ गायब। जानकारी ऐसी लगी कि वो बैठने को जा रहा था तो पीछे के पीछे वो नहर में अनबैलेंस होकर नहर में अनबैलेंस हो गए। एक हाथ से तो लूले थे। हाँ जी। फिर गांव में आया तो बताया तो वो बस उसी में सब जमा हुए और आकर के सब देख रहे हैं। इधर वो भी आए जंगली में तो देखना दाखना उतने में फिर बाद में फिर जाली वाली की व्यवस्था की। कल सुबह की घटना है, लगभग 5:30-6 बजे की घटना है। क्या हुआ कि साहिबलाल दमाई जी सेलवा के रहने वाले हैं, जो सुबह एक साथी के साथ जंगल टिहरी लेने गए थे। तो हुआ यूँ कि दोनों साथ में गए थे, लेकिन जंगल अंदर तक के गाड़ियाँ नहीं जाती। तो एक वहाँ चौकी बनी हुई है, बगदाई कटिंग कहते हैं वहाँ पे। तो कटिंग के बाद वो गाड़ी रखने गए और उनको नहर के पास उतार दिए तो अनबैलेंस होकर के वो नहर में गिर गए। कुछ दूर पे उनके चप्पल दिखाई दिया। तो कल चप्पल दिखने से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं नहर के अंदर ना गिर गया हो। फिर नहर बंद करवाया गया। जब नहर का पानी कम हुआ तब घर से परिवार से 2-3 लोग पुनः एक बार नहर देखते देखते गए तो उनको बबरिया और घोटी के बीच में उन्हें साहिबलाल दमाई जी की शव मिला। आगामी त्योहारों को लेकर जहां एक और लोगों के द्वारा जमकर तैयारियां की जा रही है, वहीं गर्रा डिपो में कार्यरत करीब आधा सैकड़ा मजदूरों में मायूसी छाई हुई। इन सभी मजदूरों को करीब 6 माह से वन विभाग के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर मजदूरों में आक्रोश व्याप्त है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान मजदूर नरेंद्र बारेकर ने बताया कि वे काफी वर्षों से डिपो में काम कर रहे हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है किसी भी मजदूर को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। सर हमें जनवरी से पेमेंट नहीं हुआ है। जनवरी में कितना पेमेंट बनता है आपका? पेमेंट सर वो काम के ऊपर बनता है, जितना मतलब चालान उठाएंगे जंगल की ट्रिप उतना ही मतलब उसका होता है। सिगड़े वाइज है वो। लगभग कितना होगा आपका? लगभग करीब 1500 रुपये की एक ट्रिप पड़ती है, उसमें 10 लोग हैं। तो दिसंबर से अभी तक आपको नहीं मिला लॉकडाउन की स्थिति में? किस प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहे हैं? करीब हमारा 1,33,000 ऐसा कुछ का पेमेंट। कितने ऐसे मजदूर होंगे जिनका पेमेंट नहीं मिला? अपने यहाँ सर लगभग 150। किसी का वेतन नहीं हुआ? नहीं किसी। कभी अधिकारियों से बात की है क्या आपने? अधिकारियों से तो बात होती नहीं है सर, कर्मचारी लोग भरे उनसे। क्या बोलते हैं लोग, कर्मचारी लोग? हाँ वो लोग तो अपना मिलेगा ही बोलते हैं। मिलेगा ही। अब लेकिन कब मिलेगा ये कोई बजट नहीं। वहीं इस संदर्भ में मजदूर लेखचंद रांगडाले ने कहा कि जब इस संदर्भ में रेंजर से बात की जाती है तो उनका कहना है कि बजट नहीं है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। ग्रेडिंग छाट करके जंगल से जो माल आता है उसकी ग्रेडिंग कर थप्पी लगाते हैं और उसका भुगतान अभी तक के हमको कहना चाहिए मार्च से अभी तक के नहीं मिल पाया है। कितना भुगतान होता है आप लोगों का? 6 लाख के ऊपर का यहाँ पे जो मजदूर है उनका 6 लाख के ऊपर का पेमेंट है। तो ये वेतन क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या? हम लोग डिपो के पास जाते हैं, बजट नहीं है कि हम लोग को टाल दिया जाता है। तो अभी कैसे रोजी रोटी कैसे चला रहे हो आप, अपने परिवार की जीविका कैसे चला रहे हो? अभी क्या जो ठेकेदार लोग बास लेते हैं इनकी गाड़ी लोड करते हैं और उसमें अपना चला रहे हैं। तो किस प्रकार की दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत तो अभी कहना चाहिए हम लोग यहाँ पैसे की कोई सुविधा ही नहीं हो पा रही हमारे लोग को। कितने हमाल हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग कहना चाहिए हमाल तो 30 हैं, बाकी और भी हमारी माँ बेटियाँ हैं जो गाँव से आती है लेडीज़ लोग। किसी का नहीं, किसी का भुगतान नहीं हुआ। इसके लिए चलिए कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर हम दिखा रहे हैं जो जिले वासियों का एक भ्रम पूरी तरह से तोड़ते हुए दिखाई दे रही है कि कोरोना के विषय में यह कहते फिर रहे थे कि जिले के भीतर कोरोना नहीं है, वह तो बाहर से आने वालों को ही हो रहा है। दरअसल उकुआ में एक ड्राइवर के संपर्क में आए कुल 11 लोग अब तक पॉजिटिव मिले हैं, जिसने सारे भ्रम तोड़ दिए हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कोरोना अब जिले में दबे पांव अपने पैर पसार रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब बालाघाट की स्थिति भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी। दरअसल पूरा मामला जिले की बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाले जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर उकुआ और उसके आसपास के क्षेत्र का है, जहां कोरोना तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा है। आपको बता दें कि इस बात को देखते हुए प्रशासन के द्वारा 20 जुलाई से उकुआ और उसके आसपास की 4 पंचायतों को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। बावजूद इसके कि लोग इसका पालन नहीं कर रहे और लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उकुआ से 6 किलोमीटर दूर छपरवाई गांव के निवासी एक वाहन चालक जो कि उकुआ से बेंगलुरु एक परिवार को लेने गया था, इस दौरान वापस आने के बाद सभी के सैंपल लिए गए तो बेंगलुरु से वापस लौटे 3 लोग पॉजिटिव पाए। संपर्क में आए ड्राइवर की जांच की गई, वह भी पॉजिटिव आया। फिर क्या था, सिलसिला चल पड़ा।
ड्राइवर के संपर्क में आए उसके माता पिता और अन्य दोनों लोग 3 दिन पहले ही पॉजिटिव मिले। ड्राइवर की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगाली गई तो उसकी सूची बहुत लंबी थी। फिर क्या था, जांच के आधार पर कुछ लोगों के सैंपल लिए गए। 30 तारीख को एक और विस्फोट हुआ। इसमें उकवा छपरवाही के कुल 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह सभी एक दूसरे के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। इन 7 लोगों के एक्टिव होते ही उकवा में मानो जैसे लोगों को सांप सूंघ गया हो। हर कोई डरा हुआ है क्योंकि इन 7 में से कुछ लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बेहद लंबी बताई जा रही है। इस कारण पहले से ही टोटल लॉकडाउन चल रहे उकवा और आसपास के गांव के जल्द खुलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर जिला अस्पताल में भर्ती एक वृद्धा की मौत हो गई। मृतका शांतिबाई पति हरिश्चंद्र वामनकर 80 वर्ष पाथरवाड़ा निवासी है। 27 जुलाई को 2 बजे शांतिबाई अपने वृद्धावस्था का पेंशन के पैसे की जांच करवाने गांव के ही ऑनलाइन वाले के घर जा रही थी। अपने घर से जागपुर रोड तरफ जाते समय जागपुर तरफ से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने शांतिबाई को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से शांतिबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया था। 3 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही शांतिबाई ने 30 जुलाई को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शहर के गर्रा स्थित वैनगंगा नदी पर बने बड़े पुल से लेकर जंगल के रास्ते जागपुर घाट तक डेंजर रोड पर बाईपास बनाए जाने का विरोध जता रही 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों ने 30 जुलाई को कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की और पेड़ काटने की योजना पर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट सभागार में 1 घंटे से अधिक तक चली इस बैठक के दौरान डेंजर रोड स्पीड कटाई का विरोध कर रही संस्थाओं ने कलेक्ट्रेट सभागार में 1 घंटे से अधिक तक चली इस बैठक के दौरान डेंजर रोड में पेड़ कटाई का विरोध कर रही संस्थाओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने शहर के विकास के लिए बाईपास को जरूरी बताया, जिसका संस्थानों ने सीधे सीधे विरोध किया। बताया कि पेड़ काटने से कोई मतलब ही नहीं है। डेंजर रोड पर जो ये पेड़ों के काटने का जो निर्णय प्रशासन के द्वारा लिया गया है, तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से गलत है। वैनगंगा नदी के किनारे और गोंगलई ग्राम के पास जो रेलवे के अंडरग्राउंड ब्रिज है, वह तकनीकी रूप से भारी वाहनों के लिए अनुपयुक्त हैं और भारी वाहनों को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे के द्वारा अभी वहाँ पर कुछ कम हाइट के गार्डर को लगा दिए गए हैं और रेल विभाग का तत्संबंध में बड़ा साफ स्पष्ट कहना है कि अगर यहाँ से भारी वाहनों का आने जाने के लिए बाईपास मार्ग के माध्यम से आवाजाही मंजूर की जाती है तो हम इन गार्डरों को और नीचे कर देंगे। इस तरह से बैठक में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने तो सीधे कह दिया कि जनता और जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं तो फिर डेंजर रोड पर कैसे बाईपास बनाया जा सकता है। डेंजर रोड बचाओ समिति ने आज जिला कलेक्टर जिला प्रशासन से बात की। प्रशासन के अपने तर्क है, कलेक्टर साहब ने अपने तर्क रखा और ये समिति के लोग आज 50-60 की संख्या में आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। बालाघाट के कलेक्टर ने जो बात कही है उससे हम कहीं भी सहमत नहीं हैं। वो रोड किसी भी हालत में डेंजर रोड है, डेंजर रोड रहना चाहिए। बालाघाट के विधायक जी ने भी कहा है कि जन भावना के अनुरूप हम काम करेंगे, तो जन भावना दिख रही है। अभी पिछले 15 दिन में 1-1.5 महीने से अपन देख रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि गौरीशंकर जी बिसेन और पूरा जिले के जनप्रतिनिधि इस बात से सहमत नहीं होंगे कि डेंजर रोड को छिन्न भिन्न करके वहाँ से बाईपास रोड निकाला जाए। वैकल्पिक व्यवस्था बहुत सी है, वैकल्पिक व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन की बात से हम सहमत नहीं हैं। डेंजर रोड बचाओ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत ने कहा कि इस विषय पर कलेक्टर दीपक आर्य से विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ अलग अलग विचार दोनों ही पक्ष के हैं, जिस पर सहमति बनना अभी बाकी है। यदि प्रशासन अपनी मर्जी पर अड़ा रहा तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज कलेक्टर साहब ने हम सब लोगों की बात सुनी। बात सुनने के बाद निष्कर्ष निकला कि वो भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या किया जाए। यही हमारी आधी जीत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी मुहिम जब छेड़ी जाती है तो उसके पीछे तथ्य रहते हैं। हमारे पास में बहुत सारे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम इस मुहिम को कैंसिल कर सकते हैं कि जो प्रशासन का निर्णय है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। आज जितने भी लोग आए उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, सबने अपने पक्ष की बात रखी और सबका समाधान करने के लिए कलेक्टर साहब ने हम लोगों से कुछ समय मांगा है। हम सभी लोगों ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे क्या होना चाहिए।
हमने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था का आप प्रावधान रखिए, उसके साथ में हम आए, लेकिन ये डेंजर रोड में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको काटने से रोका जाए। कुछ बातों पे सहमति भी बनी, कुछ बातों में उन्होंने विचार नहीं रखा है। टोटल निष्कर्ष यह निकला कि आज की बैठक में प्रशासन असमंजित रह गया, अचंभित रह गया कि आगे हमें क्या करना है, और अगर इसका सॉल्यूशन भविष्य में नहीं निकलता है तो 9 तारीख को क्रांति दिवस है। क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी पर्यावरण प्रेमी इस संरक्षण के माध्यम से पुनः एकत्रित होंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जो यहाँ पर बैठक हुई कलेक्टर साहब के पास, और अपने अपने तर्क इधर पर्यावरण संरक्षण समिति ने भी रखे, उधर कलेक्टर साहब ने भी रखे, और उसमें से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो पहले रोड बना है उसका भी कोई उपयोग नहीं हुआ, और ये शायद 4-5 साल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था बनने का ये एक प्रयत्न सबके सामने, इस बात को कलेक्टर साहब ने भी स्वीकार किया कि वो 4-5 साल व्यवस्था ये चल सकती है, क्योंकि ये ऐसा जो बनावट है, और हमने तो शंका ये भी सबके सामने रखी, कलेक्टर साहब के सामने भी, कि जो पहले रोड वहाँ बना है जिस मंशा से बना था उसकी मंशा को पूरा नहीं किया, वो उसका हश्र जो हुआ है किसी न किसी भी काम का वो रोड नहीं बना और पैसे पानी में चले गए। ये ऐसा लगता है कि भविष्य में भी ये अब रोड बनेगा और इतने पेड़ कट जाने के बाद हमारे हाथ में पेड़ भी नहीं रहेंगे, और हो सकता है कि वो रोड भी पता नहीं किस प्रकार से बनेगा, अभी उसकी कोई वो भी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, उनका मंशा थी कि रोड बने, लेकिन हमने कह दिया है, हमारी समिति ने कह दिया कि पर्यावरण इतने वृक्षों के काटने की कीमत पर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इतने पेड़ कटने। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने तो सीधे बाईपास रोड बनाए जाने की योजना के विषय में जानकारी दे दी। डेंजर रोड चूँकि पहले से निर्माणाधीन है, अभी अधूरा कार्य उसमें हुआ है, उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए ये लोगों ये भी प्रयास किया जा रहा था कि रोड के कार्य को पूरा किया जाए। फॉरेस्ट की कुछ अनुमति उसमें रिक्वायर्ड थी, जो कि अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। उसके एवज में जो जमीन भूमि उन्होंने मांगी थी वो उनको दी जा रही है, जो राशि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी जा रही है। ये प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच कई सारे समूह के लोग जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं, अन्य सामाजिक समूह से जुड़े हुए हैं, लोगों आज उन्होंने ज्ञापन दिया है कि ये रोड नहीं बननी चाहिए। इस संबंध में कुछ कंफ्यूजन्स थे उनके बीच में, और उनको भी आज बताया गया है कि किस किस तरीके से उसमें कार्य किया जा रहा है और क्यों वो आवश्यक है। उससे लोगों को कन्विंस हुए। मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग और समझेंगे, क्योंकि पर्यावरण का नुकसान थोड़ा सा है, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। पर्यावरण का थोड़ा सा नुकसान उससे है, लेकिन कहीं ज़्यादा फायदा शहर को है, और पर्यावरण को भी मोटे तौर पर अगर देखें तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा ये भी प्रस्तावित हम लोगों ने किया है कि फॉरेस्ट की जमीन दी जा रही है, फॉरेस्ट तो वृक्ष लगाए ही लगाएंगे। रिवर फ्रंट जो रिवर पैड है, डेंजर रोड से भी आप आगे आते हैं तो शिव मंदिर के बाद और पटवारी ट्रेनिंग सेंटर तक जो रोड का एक किनारा है जो कि खाली है, उसमें भी हम लोग वृक्ष लगाएंगे, जो कि हम लोग यदि हम 450 वृक्ष उसमें काटेंगे तो 4000 से अधिक वृक्ष हम लोग इन जगहों पर लगा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण को समस्या नहीं होने देंगे। दूसरा, एक जगह घूमने में हम लोगों ने सुना है, वहाँ भी हम 1000 पेड़ों को लगाने की तैयारी की है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के दौरान जिले में अधिक संख्या में जन समुदाय के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत संपूर्ण बालाघाट जिले में 31 जुलाई 2020 की रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 2020 के प्रातः 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। संपूर्ण बालाघाट जिले में 31 जुलाई 2020 की रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 2020 के प्रातः 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित होने से इस अवधि में संपूर्ण बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में संपूर्ण बालाघाट जिले की सीमा के अंतर्गत तथा नगर पालिका क्षेत्र में बाहर से आने जाने के लिए आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, आम सभा, धरना आदि प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की टंकियां ले जाने वाले वाहन, मेडिकल स्टोर्स, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका आदि ऐसे आदेश से मुक्त रहेंगे। बालाघाट शहर को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय राशन वितरण प्रारंभ रहेगा।
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से ही टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे और उन्हें अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में SCL, मॉयल अपने कैंपस कर्मियों के साथ अपने कार्य सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। शासकीय या निजी संस्थानों में कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल इसकी सूचना संबंधित हेल्थ सेंटर, जिला तहसील प्रशासन को दे दी जाए, जिससे ऐसे संस्थानों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। कोई भी धार्मिक कार्य व त्योहार पर आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। आम जन से अपेक्षा की गई है कि वे अपने घरों में ही पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे और ऐसे स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लॉकडाउन की अवधि में नगरपालिका बालाघाट सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दूध, सब्जी, फल व किराना सामानों की होम डिलीवरी हाट ठेला के माध्यम से घर घर जाकर प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेगी। 31 जुलाई 2020 की रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 2020 के प्रातः 5 बजे तक के लिए घोषित लॉकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का सभी लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न मुद्दों को लेकर आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। इस संदर्भ में संगठन के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि गुजरात में ATS के द्वारा बबीता कश्यप और उनके 2 साथियों को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया है और देखा जाता है कि प्रशासन के खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसके साथ इसी प्रकार की कार्रवाई होती है। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल में अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। इसके अलावा बहिर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने को लेकर पूर्व में पदस्थ कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना किए जाने की भी मांग की। जी, हमने आज 3 प्रकार के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है बबीता कश्यप और उनके 2 साथियों को गुजरात के व्यारा डिस्ट्रिक्ट में जो नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया है। उसमें सरकार की जो मंशा है कि आदिवासी किसी प्रकार का भी अगर संवैधानिक अधिकार प्राप्त करना चाहे, अगर वो शासन, प्रशासन और सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे इस प्रकार से ही नक्सली बताकर उसे दबाकर उसकी बातों को दबा दी जाती है। ये हमारा पहला उद्देश्य। दूसरा ये है कि बालाघाट के जो चिकित्सालय में है, हमारे जो आदिवासी इलाकों से बहुत सारे रोगी आते हैं जिनके साथ में उनका संवाद हो नहीं पाता है या तो फिर संवाद करने की स्थिति में वहाँ के अधिकारी होते नहीं है। तो हमने एक मांग की है कि अगर इस प्रकार का संवाद ना हो तो उसे इलाज कहाँ से अच्छे से मिल पाएगा। हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे जैसे आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिला है तो क्यों ना यहाँ पे एक अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी, वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो। 3 बिंदुओं पे ज्ञापन है। एक तो है गुजरात राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS द्वारा IPC एक्ट का उल्लंघन करते हुए बबीता कश्यप और 2 अन्य व्यक्तियों को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया है, जो गलत बताया जा रहा है, उसके संबंध में ज्ञापन है। दूसरा, जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में है। ये कलेक्टर महोदय को दिया गया है, इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में प्रदेश के समस्त शासकीय अशासकीय स्कूलों को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आपको बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस वर्ष नए शिक्षण सत्र के दौरान अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए जिले में भी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है। ऐसे में स्कूल खोले जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच राज्य शासन के द्वारा 30 जुलाई की देर शाम को आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट कह दिया गया कि 31 अगस्त तक स्कूल नहीं खोले जा सकते। हालांकि इस दौरान शिक्षक स्कूल पहुंचकर गैर शैक्षणिक कार्य, स्कूलों में प्रवेश सहित अन्य गतिविधियां संचालित करते रहेंगे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।